मार्च 1993 की एक सुबह, जब मुंबई अपने रोजमर्रा के शोर में डूबी हुई थी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ महीने पहले आए खुफिया संकेतों की अनदेखी इस शहर की धड़कन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सवाल आज भी गूंजता है, अगर चेतावनी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस समय मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो भारत की आर्थिक राजधानी थी। शेयर बाजार, बंदरगाह, फिल्म इंडस्ट्री, कारोबार, सब कुछ यहीं धड़कता था। लेकिन इसी चकाचौंध के पीछे एक साया चुपचाप फैल रहा था। समुद्री रास्तों से हो रही तस्करी, अवैध हथियारों की खेप और अंडरवर्ल्ड का बढ़ता नेटवर्क। ये सब अचानक नहीं हुआ था, इसके धागे महीनों पहले जुड़ने लगे थे। 1992 के अंत में देश सांप्रदायिक तनाव से गुजर रहा था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कई शहरों में दंगे भड़क उठे। मुंबई भी इससे अछूती नहीं रही। इसी उथल-पुथल के बीच तस्करी के पुराने रास्ते फिर सक्रिय होने लगे। महाराष्ट्र के तट, रायगढ़, दाभोल, शेखाड़ी, इन इलाकों का नाम पहले भी सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी के लिए लिया जाता था, लेकिन इस बार माल कुछ और था। केंद्रीय एजेंसियों के पास संकेत आने लगे कि खाड़ी देशों से जुड़े कुछ कारोबारी और अंडरवर्ल्ड के लोग असामान्य गतिविधियों में लगे हैं। सीमा शुल्क विभाग ने कुछ संदिग्ध मूवमेंट नोटिस किए। खुफिया रिपोर्टों में समुद्री मार्ग से बड़ी खेप आने की बात दर्ज हुई। इन रिपोर्टों की प्रतियां विभिन्न एजेंसियों तक पहुंची, जिनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो भी शामिल था। सवाल ये नहीं था कि जानकारी थी या नहीं, सवाल ये था कि उस जानकारी को कितनी गंभीरता से लिया गया। उस दौर में अंडरवर्ल्ड का नाम आते ही एक चेहरा सामने आता था, दाऊद इब्राहिम। उसकी डी कंपनी दुबई और मुंबई के बीच फैले नेटवर्क से कारोबार चलाती थी। तस्करी, हवाला, उगाही, सब कुछ संगठित तरीके से। खुफिया एजेंसियों के पास पहले से इन नेटवर्क्स की फाइलें थीं, लेकिन 1992 के आखिर में जो इनपुट आए, उनमें कुछ अलग था। उनमें हथियारों, विस्फोटकों और ट्रेनिंग की बात थी। जनवरी 1993 में समुद्री तट पर कुछ संदिग्ध लैंडिंग की खबरें आईं। स्थानीय पुलिस और कस्टम अधिकारियों को सूचना मिली कि रात के अंधेरे में कुछ बोट्स किनारे लगी। कुछ जगहों पर जब्ती भी हुई, लेकिन वो बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। रिपोर्टों में RDX जैसे हाई ग्रेड विस्फोटक का जिक्र था, एक ऐसा पदार्थ जो सामान्य तस्करी के दायरे से बाहर था। ये साधारण अपराध नहीं था। केंद्रीय जांच एजेंसी के पास उन महीनों में पहले से कई हाई प्रोफाइल केस थे, लेकिन जो इनपुट आए वे राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आते थे। फाइलें बनी, नोटिंग्स हुईं और कुछ बैठकों में इस नेटवर्क पर चर्चा भी हुई। फिर भी एक समन्वित आक्रामक कार्रवाई सामने क्यों नहीं आई? क्या एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी थी? क्या जानकारी बिखरी हुई थी? या फिर किसी स्तर पर खतरे का आकलन कमतर किया गया? इसी बीच अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग दुबई से लौटे। जांच में बाद में सामने आया कि कुछ युवाओं को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन जनवरी और फरवरी 1993 में ये सिर्फ संदिग्ध गतिविधियों की फुसफुसाहट थी। किसी ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि मुंबई पर बहुस्तरीय हमला होने वाला है। फिर भी संकेतों की कड़ी जोड़ने पर तस्वीर डरावनी लगने लगती थी। मुंबई के बंदरगाहों पर कंटेनरों की आवाजाही बढ़ रही थी। कुछ कंटेनरों की जांच में विसंगतियां मिली। सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुछ ट्रकों को रोका, लेकिन कई बार स्थानीय दबाव, राजनैतिक प्रभाव और भ्रष्ट तंत्र के कारण कार्रवाई अधूरी रह गई। क्या यही वो दरार थी जिससे एक बड़ा षड्यंत्र अंदर तक पहुंच गया? फरवरी 1993 में कुछ गिरफ्तारियां हुईं। पूछताछ में हथियारों के जखीरे का अंकेत मिला, लेकिन ये जखीरा कितना बड़ा था, ये तब तक स्पष्ट नहीं था। खुफिया इनपुट्स में नाम थे, लोकेशन थी, लेकिन पुख्ता सबूत जुटाना आसान नहीं था। और समय तेजी से फिसल रहा था। 12 मार्च 1993 की दोपहर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक विस्फोट हुए। शेयर बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल, पेट्रोल पंप, शहर की नसों पर चोट की गई। कुछ ही मिनटों में ये स्पष्ट हो गया कि ये एक संगठित, समन्वित हमला था। लेकिन इस कहानी का असली सवाल विस्फोटों के बाद का नहीं है। असली सवाल उन महीनों का है जो इससे पहले थे। जांच में बाद में ये सामने आया कि लगभग 3 टन RDX समुद्री रास्ते से लाया गया था। ये भारत में पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर सैन्य ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। कई आरोपी पकड़े गए, कुछ फरार रहे। अदालतों में लंबी सुनवाई चली, लेकिन क्या ये सब रोका जा सकता था? केंद्रीय जांच एजेंसी और अन्य संस्थानों के बीच उस समय समन्वय पर सवाल उठे। संसद में बहस हुई। मीडिया ने पूछा, क्या चेतावनी संकेतों को गंभीरता से लिया गया था?
कुछ अधिकारियों ने कहा कि इनपुट सामान्य तस्करी जैसे लगते थे। कुछ ने माना कि जानकारी खंडित थी, पूरी तस्वीर साफ नहीं थी। पर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधूरी तस्वीर भी पर्याप्त चेतावनी नहीं होती? इस कहानी में कोई एक खलनायक नहीं दिखता। यहाँ दिखती है एक जटिल व्यवस्था, जहाँ फाइलें घूमती हैं, मंजूरियां लंबित रहती हैं और हर एजेंसी अपने दायरे में सीमित रहती है। इसी बीच षड्यंत्र अपने दायरे से बाहर फैलता जाता है। मुंबई ने उस दिन 250 से अधिक जानें खो दी, हजारों घायल हुए, शहर की आत्मा पर गहरा घाव पड़ा। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपा है वो अनुत्तरित प्रश्न। अगर शुरुआती इनपुट पर सख्त कार्रवाई होती, अगर समुद्री तटों की निगरानी और कड़ी होती, अगर एजेंसियां एक साथ बैठकर खतरे का स्तर ऊंचा आंकती, तो क्या इतिहास अलग होता? 1993 के बाद भारत में आतंकवाद रोधी ढांचे में बड़े बदलाव हुए, कानून कड़े हुए, खुफिया समन्वय बेहतर बनाने की कोशिश हुई। लेकिन हर सुधार के पीछे एक दर्दनाक सबक था। ये सबक मुंबई की गलियों में लिखा गया था। आज 3 दशक बाद भी जब उस दौर की फाइलें खोली जाती हैं, तो उनमें सिर्फ आरोपियों के नाम नहीं मिलते, उनमें चेतावनियों की परछाइयां मिलती हैं। वे नोटिंग्स, वे बैठकें, वे रिपोर्टें जो शायद किसी और समय में ज्यादा गंभीरता से पढ़ी जाती। ये कहानी सिर्फ 12 मार्च की नहीं है, ये कहानी उन महीनों की है जब खतरे ने दस्तक दी थी, लेकिन दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले उसे पहचानने में देर हो गई। और यही देर शायद सबसे महंगी साबित हुई, क्योंकि कभी-कभी इतिहास विस्फोट की आवाज से नहीं, बल्कि उससे पहले की खामोशी से बनता है।